हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सपर्ट टॉक के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर मधुर राठी। ही इज़ MBBS MD इन साइकेट्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोसिस। ही इज़ ए कंसल्टेंट एट यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन। ही इज़ ए रेनाउंड कीनोट स्पीकर एंड मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसर। सो आपका स्वागत है डॉक्टर राठी हमारे एपिसोड में। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज के एपिसोड में आप एक बहुत अच्छा आपने ये प्रयास शुरू किया है एक्सपर्ट्स का नॉलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि किसकी बात सुनी जाए, कौन एक्चुअली उस टॉपिक में एक्सपर्ट है, या कौन जो बात बता रहा है वो साइंटिफिक है या नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपने बहुत ही सही पहल ली है। हाँ, बिकॉज सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, बट वो इतनी रैंडम है कि उसको किस सीक्वेंस में हमें अपनाना है या हमें चूज़ करना है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। और जो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, वो यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और वो उसको बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसके वो देखते नहीं हैं और वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बैड भी हो सकते हैं समटाइम्स। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि एक एक्सपर्ट एडवाइस पब्लिक तक पहुँचाई जाए। इसलिए हमने, डॉक्टर साहब आपका दोबारा से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो राठी सर, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो चल रहा है सोसाइटी में, एक तो जो डे टू डे लाइफ है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे कुछ क्या इनिशियल सिम्टम्स होते हैं हमारी बिहेवियर में कि हमें दिखाना चाहिए? मतलब पता कैसे चले कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से मैं सफ़र कर रहा हूँ या नहीं, या फिर वो मेरी डेली लाइफ का पार्ट है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए, होता ही है ना कि डेली लाइफ में, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेसर्स चलते रहता है हर किसी के लाइफ में। एक फैमिली, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, करियर, एकेडमिक्स, अलग अलग जगहों पे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता है। लेकिन ये कैसे पता चले कि हमें कब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है? तो दो तीन टर्म्स जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये एक कि हम डिसीज़ बहुत कॉमनली बोलते हैं। डिसीज़ मतलब जब आपकी लाइफ का ईज़ डिस्टर्ब हो गया है। जैसे अगर किसी को बुखार है तो वो कॉलेज जा सकता है, वो काम पे जा सकता है, लेकिन वो इतनी इजीली नहीं कर पाएगा अपना काम जितना वो बिना बुखार के करेगा, राइट? इसलिए जो बॉडीली डिसीजेस होते हैं उसे हम डिसीज़ कहते हैं। दूसरा है डिस्ट्रेस। लोग बोलते हैं स्ट्रेस बुरी चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेस अच्छी चीज़ है अगर वो ऑप्टिमम हो। अगर आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले स्ट्रेस ना आए तो हो सकता है कि आप पढ़ाई ना करेंगे, है ना? तो थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूरी है ताकि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। लेकिन अगर वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो वो हो गया डिस्ट्रेस, है ना? और तीसरी चीज़ है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब हमारी ज़िंदगी का एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है जिसमें लाइफ चलती है। तो अगर वो ऑर्डर डिस्टर्ब होने लग जाए बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रेस, कि मेरी लाइफ में इतने स्ट्रेस चल रहे हैं कि मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं होता है काम पे जाने का, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलते रहती है, मुझे हमेशा ये डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या किसी को कुछ हो जाएगा, है ना? मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, मुझे थकान सी महसूस होती रहती है। तो ये सब चीज़ें अगर इतनी ज़्यादा है कि इनके वजह से मैं मेरा नॉर्मल रूटीन नहीं जी पा रहा हूँ, इनकी वजह से मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, सुबह उठने के बाद मुझे एनर्जी नहीं फील होती। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैं अपने काम प्रोडक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ, कि जितना मैं पहले काम करता था उतना अभी नहीं होता, है ना? अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ या फिर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका बिजनेस है, तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ पे या घर वालों पे हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, जिससे मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, और ये गुस्सा किसी स्ट्रेस की वजह से है। तो इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर, कि आपका ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। और जब चीज़ें डिसऑर्डर की तरफ बढ़ने लगे तब हम बोलते हैं कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जब डिस्ट्रेस आपको दिखने लगे और ये समझने लगे कि अभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे मैनेज नहीं हो रही है, मैं परेशान सा रहता हूँ हमेशा, मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलते रहती है, तो इस टाइम पे आप किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को बता सकते हैं। लेकिन सर, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग या तो सिचुएशन पे ब्लेम डाल देते हैं कि आजकल ऐसा हो रहा है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इसलिए ज़्यादा सोच रहा हूँ, या किसी पर्सन पे ब्लेम डाल देते हैं कि उसने मुझसे ऐसा बोल दिया इसलिए मैं इतना स्ट्रेस में आ गया, तो अगर ये नहीं होता तो मैं तो नॉर्मल हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। बिल्कुल। लेकिन कैसा है ना, मैन इज़ अ मीनिंग मेकिंग मशीन। तो हम हर चीज़ का मीनिंग ढूंढते हैं, हम हर चीज़ का कारण ढूंढते हैं। जो पेशेंट मेरे तक आ रहा है
वो मेरे पास पहुंचने के पहले उसने खुद भी घर पे काफ़ी कोशिशें कर ली है है ना। उसने दोस्तों से बात की होगी, उसने अपने बॉस से बात की होगी, उसने छुट्टी लेने की कोशिश की, वो कहीं घूम के आ गया, है ना। तो वो खुद तो कोशिश हम करते हैं, लेकिन इनके बावजूद आप किसी चीज़ पे ब्लेम डाल भी दे, आप ये फिगर आउट भी कर ले कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, लेकिन अगर प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, स्ट्रेस फिर भी परसिस्टेंट है, मैं तो ये बोल दूंगा कि बॉस की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो मेरे बोलने से तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी ना। और अगर बॉस ने कुछ चेंजेस कर भी लिए उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, इसका मतलब कहीं तो भी इंटरनली वो परेशानियां चल रही है ना। उस पैटर्न के वजह से जो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया है या मेरा माइंड, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है, वो मुझे परसिस्टेंटली परेशान कर रही है। और तब हमें यह समझना चाहिए कि हम ब्लेम कितने भी चीज़ों को कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को ही लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, ये जो पैटर्न की आपने बात की कि पैटर्न चेंज होता है, तो ये क्या पैटर्न सडनली चेंज होने की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टडी करके कुछ पैटर्न चल रहे हैं या पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं हमारे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। कुछ लोग तो सडन चेंज आएगा तो मे बी आपने जैसे बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, बॉस से प्रॉब्लम है, या वर्क स्पेस पे कोई इश्यूज है, या स्टूडेंट्स के एग्जाम आ गए तो उसका इशू है, राइट। ठीक है, वो आपने बताया कि पॉजिटिव। तो जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ में हम देखते हैं कि फ्रैक्चर हुआ तो वो एक्यूट होता है, आप गिर गए आपको फ्रैक्चर हो गया, लेकिन अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी चल रही है या फिर हाइपरटेंशन हो रहा है तो वो ऐसी चीज़ें जो क्रोनिक चलती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वैसे मेंटल हेल्थ में भी वही दो चीज़ें अप्लाई होती है। कुछ चीज़ें एक्यूट है कि मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और मैं पास नहीं हुआ तो वहाँ मुझे ब्रेकडाउन हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया तो मुझे ब्रेकडाउन हो गया, मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो मुझे ब्रेकडाउन हो गया, कोई बड़ा मैंने ट्रॉमेटिक इंसिडेंस देख लिया तो मुझे ब्रेकडाउन हो गया। ये सब एक्यूट चीज़ है। लेकिन कुछ क्रोनिक भी है कि मेरा ब्रेकअप हो गया लेकिन मेरी एग्ज़ाम आने वाली थी तो मैंने कैसे वैसे कोप करके मैं एग्ज़ाम के लिए चला गया, एग्ज़ाम में मैंने प्रिपेयर कर लिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया तो फिर भी मैंने कैसे वैसे कोप करके मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद मैं मेरी जॉब के लिए मैं गया, जॉब पे मुझे 3-4 जगहों पे रिजेक्शन आ गया, फिर मुझे एकदम से ब्रेकडाउन हो गया। तो क्या ये जॉब की वजह से हुआ? क्या ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसमें कंट्रीब्यूट करती रही, वो सारी चीज़ें पाइलअप हो गई। हाँ, तो कई बार मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि हम जिन चीज़ों को बिलो दी कारपेट डाल देते हैं, कई बार हम उसी कारपेट पर स्टम्बल होकर गिर जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है कारपेट कि हमारे रास्ते में वो खुद ही एक दीवार बन जाता है। तो ये भी होता है कि क्रोनिक चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप होती है और धीरे धीरे बिल्डअप होने के बाद कहीं ना कहीं वो एक एक्यूट चिंगारी लगती है और बम फूट जाता है। तो मतलब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो उसको कंट्रोल करना भी इतना डिफिकल्ट। हाँ, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं उसे अगर आप परसिस्टेंटली रिलीज करते रहेंगे तो आपका कोपिंग इंप्रूव होते रहेगा। तो आप मतलब जितना ज़्यादा वजन आप लेके चल रहे हो उतना आपका जो रास्ता है कठिन लगने लगेगा आपको। तो सर, जैसे अगर मैं टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करूं तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं एंड साइकेट्रिस्ट हैं। तो पहला तो इनमें डिफरेंस क्या है, और एक जैसे कॉमन मैन है, कॉमन आदमी है, उसको कैसे पता चले कि मुझे अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो मुझे किसे अप्रोच करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क क्या है। तो मेरा आपने जो भी क्वालिफिकेशन बताया, एज अ साइकेट्रिस्ट आई एम MBBS देन MD। तो हर साइकेट्रिस्ट का बेसिक क्वालिफिकेशन MBBS तो होगा ही होगा, क्योंकि उस तरफ जाने का रास्ता ये है कि आपको पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा। उसके बाद आप MD, DNB या DPM अलग अलग कोर्सेस है, डिप्लोमा है या डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड बोलते हैं जैसे, या MD बोलते हैं। ये कोर्सेस आप कर सकते हैं, 3 साल 2 साल के कोर्सेस रहते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो BA MA साइकोलॉजी करके, BSc MSc साइकोलॉजी करके, उसके बाद में दे डू PhD और दे डू MPhil, ठीक है। तो देर आर साइकोलॉजिस्ट, देर आर साइकेट्रिस्ट, और तीसरी एक हम जनरली बोलते हैं, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स और साइकोथेरेपिस्ट। अभी ऐसा है कि साइकेट्रिस्ट क्योंकि डॉक्टर्स है तो वो दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा सीवियर रहते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ आप किसी के तो पास जाइए, अकेले बैठने से अच्छा रीच टू एनीबडी, बिकॉज अ गुड साइकोलॉजिस्ट वुड नो कि ये इशू ना थोड़ा मेरे हैंडल करने की कैपेसिटी से बाहर है या थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो चुका है। तो वो जनरली मेरे पास काफ़ी रेफरेंस थ्रू साइकोलॉजिस्ट आता है कि सर ये पेशेंट थोड़ा सीवियर हो गया है, इसे दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे थेरेपी शुरू कर देते हैं तो उन्हें समझता है कि पेशेंट थेरेपी करने के बावजूद उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब इश्यूज थोड़े सीवियर हो चुके हैं। क्योंकि 3 पिलर्स है मेंटल हेल्थ के, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, है ना। तो सोशल आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क प्लेस कैसा है, ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं।
साइकोलॉजिकल आपके कोपिंग मैकेनिज्म्स कैसे हैं, आपका बचपन से अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, आपकी वैल्यूज़ कैसी है, ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। और तीसरा बायोलॉजिकल, आपकी बॉडी कैसी है, क्योंकि अगर आपको कुछ क्रोनिक बीमारियां चल रही है तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, अफेक्ट होती जाएगी, है ना। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा टू बी एबल टू एड्रेस योर मेंटल हेल्थ। तो पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्रम्बल होते हैं, और जैसे जैसे अगर मैं चिड़चिड़ापन होने लग जाए, मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो ऑटोमेटिकली मेरी सोशल लाइफ भी हैम्पर होने लग जाएगी, वो इफेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। और तीसरा जो पिलर है वो जनरली है बायोलॉजिकल। तो फिर ये बढ़ के ये होता है कि मुझे नींद नहीं आती है, या मेरी भूख कम हो गई है, या मेरा लिबिडो कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें जब अफेक्ट होने लग जाती है तब हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, दिस इज़ समथिंग विच वुड रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। यहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। दवाइयाँ आप शुरू कीजिए, पेशेंट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, फिर आप काउंसलिंग थेरेपी शुरू कीजिए तो पेशेंट और जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। तो वी हैव साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे डिफरेंट असेसमेंट्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली कोई थेरेपी मोडालिटी स्टडी करते हैं तो वो थेरेपी भी ऑफर करते हैं, है ना। साइकेट्रिस्ट आर ट्रेंड इन मेडिसिन एज वेल एज थेरेपी, एंड देन देर आर साइको सोशल वर्कर्स जो सोशल सेटअप है उसमें काम करते हैं कि पेशेंट की फैमिली में कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो एट टाइम्स टॉट अबाउट थेरेपी एंड लाइक ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी। दे डू द काउंसलिंग टू द पेशेंट एंड द होल फैमिली एंड दी होल फैमिली कि सोशल एनवायरनमेंट में जैसे कई बार पेशेंट आता है तो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए उसमें वो हेल्प करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और थी इसमें, जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब दो एस्पेक्ट हो गए, एक तो काउंसलिंग थेरेपी और दूसरा मेडिकेशन, ये दोनों पैरेलल में चलाए जाते हैं या पहले थेरेपी से काउंसलिंग से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, अगर उससे नहीं हो रहा तभी मेडिकेशन पे डालोगे, या फिर मेडिकेशन पहले चलाओगे उसके साथ में थेरेपी चलेगी, या उसके बाद थेरेपी चलेगी, मतलब कोई ऑर्डर है या फिर वो टोटली केस टू केस? देखिए, केस टू केस रहता है। कई बार पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, अगर वो इशू बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड है, थोड़ा बहुत माइनर इश्यूज हैं, तो वहीं पे एड्रेस हो जाता है, काउंसलिंग के थ्रू एडजस्ट हो जाता है, एड्रेस हो जाता है। उसके बाद में अगर वो सीवियर है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। हम पेशेंट को देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं इसको बायोलॉजिकल इश्यूज मेजरली है, तो हम उस चीज़ को ट्रीट करना शुरू करते हैं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे पेशेंट बिल्कुल कुछ खा नहीं रहा है, उसका कुछ ध्यान नहीं रहता है, तो उस टाइम पे हम काउंसलिंग नहीं शुरू कर सकते, है ना, क्योंकि ही इज़ नॉट इन अ स्टेट टू बी एबल टू सिट इन दैट काउंसलिंग एंड पे अटेंशन। तो हम उसको थोड़ा इंप्रूव होने देते हैं, 1 महीना 2 महीने का टाइम देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड जब वो थोड़ा इंप्रूव होता है, थोड़ा उस स्टेट में आता है कि वो समझे, बात कर पाए, अपना फोकस कर पाए उस टाइम पे, उसको अप्लाई कर पाए काउंसलिंग को, तो हम बोलते हैं कि आप थेरेपिस्ट के पास जाइए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और कई बार ये होता है कि पेशेंट डायरेक्टली मेरे पास आता है, साइकेट्रिस्ट के पास आता है, तो मैं इश्यूज़ देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं ये कोई मेजर नहीं लग रहा है, ये आपको इंटरमिटेंटली हो रहा है, और ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत मेजर है नहीं, बायोलॉजिकल यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवाइयों की आपको, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। तो माइल्डर केसेस को हम साइकोलॉजिस्ट जनरली हैंडल कर लेते हैं, सीवियर केसेस को प्रिडोमिनेंटली साइकेट्रिस्ट हैंडल करते हैं, और फिर साइकोलॉजिस्ट के पास में रेफ़र करते हैं और साथ में ट्रीटमेंट चलती है। और मॉडरेटली अगर सीवियर केसेस हो तो फिर हम पैरेलली भी ट्रीटमेंट चला सकते हैं। तो ये केस टू केस डिफर करता है। सर, आजकल जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने पहले भी एड्रेस किया था, स्टूडेंट्स को है या वर्क प्लेस पे है, तो लोग एक कॉमन टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सोसाइटी के अंदर, डिप्रेशन एंड एनजाइटी। और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है यहाँ पे कि हम दोनों को फाइंड आउट कैसे करें कि हमें एग्जैक्टली डिप्रेशन है या एनजाइटी है। इसके मतलब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन में एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, हमेशा उदास लगना, हमेशा मन ऐसा उदास सा रहना, डल सा रहना, इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। एनर्जी नहीं है बॉडी में या बिहेवियर में। तो ये उदासी एक सिम्टम हो गया। दूसरा सिम्टम ये है कि आपको फटीग लगता है, आपको हमेशा थकान लगती है, ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को दिन काटना पड़ रहा है, अपने आप को ही कंधे पे लाद के दिन निकाल रहे हैं, है ना। और तीसरा ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आता चीज़ों में, जिसको हम एनहिडोनिया कहते हैं। हिडोनिज्म मतलब प्लेजर सीकिंग, एनहिडोनिया मतलब लैक ऑफ प्लेजर। तो जो चीज़ें पहले आपको अच्छी लगती थी, दोस्तों के साथ बाहर जाना, गेम खेलना, टीवी देखना, मूवीज़ देखना या पार्टी करना, जो भी चीज़ें आपकी रूटीन थी, उसमें अब आपको ना इंटरेस्ट नहीं आता या उतना मज़ा नहीं आता। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं मैं पिछले बार हंसा कब था, खुशी कब हुई थी मुझे। इतने सीवियर केसेस हैं? हाँ, तो ये सिम्टम्स है,
ये मेजर 3 सिम्टम है। एक तो उदासी, दूसरा थकान और तीसरा मन नहीं लगना उन चीज़ों में जो पहले जिसमें आपका मन लगता था, या फिर उतना मज़ा नहीं आता जितना पहले आता था, सिर्फ करना है इसलिए हम कर रहे हैं, है ना। और कुछ माइनर सिम्टम्स है डिप्रेशन के जो बहुत कॉमनली दिखते हैं कि चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी चीज़ों पे आंखों में आंसू आ जाना, सेंसिटिव हो जाना इमोशनली, रात को नींद नहीं आना या सुबह जल्दी नींद खुल जाना, उठने के बाद फ्रेश फील नहीं होना। कुछ पेशेंट में ज़्यादा नींद भी होती है कि घर से बाहर, बेड से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है सोए रहो। भूख ज़्यादा हो जाती है स्ट्रेस के वजह से, या फिर भूख कम हो जाती है कि भूख ही नहीं लगती, है ना। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है, कुछ मन नहीं लगता कोई चीज़ में, फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते हो आप, प्रोडक्टिविटी आपकी ओवरऑल कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइनर सिम्टम्स है डिप्रेशन के, ठीक है। ये चीज़ें अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही हो तो फिर हम उसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। क्लिनिकल मतलब ये सिग्निफिकेंट है कि जिसकी ट्रीटमेंट की जाए। मतलब ये फोकस है हमारा कि हमें 2 वीक्स में पता लग जाए। हाँ, हमारा 2 वीक्स या फिर इफ इट इज फॉर अ लेसर ड्यूरेशन तो हम सीवियरिटी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सीवियर जब होने लग जाता है ना पेशेंट, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि ऐसा जी के फ़ायदा क्या है, इससे अच्छा चले जाते हैं कहीं पे। बहुत सारे लोगों को मैं जनरली पूछता हूँ मेरे सेमिनार्स में कि क्या आपको हिमालय जाने का मन करता है, बोलते हैं हाँ सर, ऐसा लगता है सब छोड़ के हिमालय चले जाए। तो ये जो एक डिज़ायर है टू जस्ट रन अवे फ्रॉम थिंग्स, ये तब होती है जब आपको लगता है कि ये चीज़ें मैनेज नहीं होने वाली, ये चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है। और ये इसी डिज़ायर के चलते कई बार लोग अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि इससे अच्छा तो मर ही जाए। ऐसा लगता है कि रास्ते से जाते जाते मेरे में तो हिम्मत नहीं है कुछ करने की, कोई गाड़ी आके मेरे को उड़ा दे तो अच्छी बात है, चल जाएगा, या मैं मर जाऊँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप मौत के बारे में सोचने लग जाते हैं, बहुत परसिस्टेंटली आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं छोड़ दूँ ये सब। तो ये सीवियर केसेस में होता है। जब सुसाइडल आइडियाज़ आने लग जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सीवियर हो चुका है, और जब ये सीवियर हो गया तो इसको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है डिप्रेशन के सिम्टम्स। कई बार डिप्रेशन और एंग्जाइटी साथ में चलते हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, जो लाइफ आप जी रहे हैं, उसे आप पॉज नहीं कर सकते, है ना। तो वो तो जॉब तो करना पड़ेगा, मन लगे ना लगे, प्रोडक्टिविटी हो ना हो, जाके रोज़ पंच इन पंच आउट तो करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे टाइम पे जब प्रोडक्टिविटी नहीं होती है तब आपको एंग्जाइटी भी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, एंग्जाइटी मतलब घबराहट, है ना। तो डिप्रेशन मतलब उदासी, एंग्जाइटी मतलब घबराहट। ये बहुत मोटे मोटे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब उदासी में लोग सैडनेस और डिप्रेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सर मैं कल रात से डिप्रेस्ड हूँ, तो मतलब आप कल रात से सैड होंगे, डिप्रेस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि डिप्रेशन ये टर्म बहुत रूटीनली यूज होने लग गया है। इसलिए मैं स्पेसिफिकली क्लिनिकल डिप्रेशन ऐसे बोलता हूँ कि ये 2 हफ्ते से ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है, जिसको ट्रीटमेंट लगेगी। बट अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि सर मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहा हूँ, है ना। मैं कंटेंट के बजाय इंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि आप कहना ये चाहते हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बताइए और क्या हो रहा है। तो सैडनेस ऐसी चीज़ है जो दिन में आती जाती रहती है। आज मेरी सैलरी आने वाली थी, मैं फ़ोन खोल के देखता हूँ, मुझे लगता है यार नहीं आई, तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगता है यार क्या चल रहा है, तो आपको सैडनेस आता है ना। लेकिन फिर आप घर से बाहर निकलते हो, आप सामने देखते हो कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको देख के आपको लगता है अरे वाह कितने अच्छे बच्चे हैं, कि आपका मन फ्रेश हो जाता है एकदम से। तो वो इमोशन बहुत फ्लीटिंग है, एक दिन में हम मल्टीपल इमोशंस फील करते हैं। लेकिन अगर आपका दिन भर का परसिस्टेंट इमोशन सैडनेस का ही है, तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और एंग्जाइटी मतलब घबराहट। अब घबराहट में क्या होता है कि हमें दिल की धड़कनें सुनाई देने लग जाती है, हमारे हाथ पैरों में कंपन होने लग जाता है, रात को ओवर थिंकिंग बहुत होती है, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है ये हो गया तो वो हो गया तो, मेरी जॉब चली गई तो, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गए तो, मेरी सैलरी नहीं आई तो, कल रास्ते में ट्रैफिक रहा तो आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। और दिमाग जो है ना, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। अगर मैं ये सोचने लगूँ कि अगर इस जगह अभी अर्थक्वेक आ गया तो इस थॉट के चलते मेरा शरीर अपने आप रिस्पॉन्ड करने लगेगा कि हाँ मुझे एनर्जी चाहिए यहाँ से भागने की, है ना। तो मेरा हार्ट रेट अपने आप बढ़ेगा। बट मैं तो सोच रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो, ये हो नहीं रहा है। तो इस ओवर थिंकिंग के चलते धीरे धीरे हम एंग्जाइटी की तरफ बढ़ जाते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली यही सोचते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो, और इसके चलते हमारी बॉडी की जो सिस्टम्स है वो अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है। तो इसमें हाँ दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, कई बार सांस लेने में तकलीफ़ होना, कई बार पेट में गड़बड़ होने लग जाना, पसीने छूटना, हाथ पैरों में कंपन छूटना, सर दुखने लग जाना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो जब स्ट्रेस लॉन्ग टर्म चलता है तो इट कैन ईदर गो टुवर्ड्स डिप्रेशन, इट कैन ईदर गो टुवर्ड्स एंग्जाइटी। और वो किसी भी तरफ जाए तो दोनों रास्ते सामने आके मिलते भी है, क्योंकि डिप्रेशन में एंग्जाइटी के सिम्टम्स मिल सकते हैं, एंग्जाइटी में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं लेटर। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है
जो बहुत कॉमन है सोसाइटी में। और इनको जब हम समझे, क्योंकि हम डे इन डे आउट इन चीज़ों से गुजरते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है आप रास्ते से जा रहे हो, आपको ऑफिस 10 बजे पहुंचना था, आप 9:30 बजे निकले ये सोच के कि 10 बजे पहुंच जाएंगे। अब 9:50 पे आपने देखा कि ट्रैफिक जाम है और अब तो मुझे तो और आधा घंटा लगेगा। तो थोड़ी देर के लिए तो हमें टेंशन आता ही है, ऐसा लगता है कि अरे यार पता नहीं अब क्या होगा, फिर बॉस क्या बोलेगा, फिर हमारी बॉडी अपने आप वैसा सोचने लग जाती है, अपने आप वैसा रिएक्ट करने लग जाती है ना, कि हार्ट बीट बढ़ जाती है या फिर सांस तेज़ हो जाती है। तो ये है एंग्जाइटी। लेकिन आप वहाँ पहुँचते हो, आपको पता चलता है बॉस तो आया ही नहीं, तो फिर आप कहें ठीक है कोई बात नहीं, तो वह एंग्जाइटी उतर गई। लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली दिन भर ऐसे ही चल रहा है, कुछ लोगों को सिचुएशनल एंग्जाइटीज़ होती हैं, जैसे लिफ्ट में जाने का मुझे डर लगता है, हाँ, ये या देखे हैं सिम्टम्स, कुछ लोग लिफ्ट को यूज़ नहीं करते, है ना। हाँ, स्टेज से फ्लाइट में जाने का डर लगता है। बेसिकली क्लोज जगह है जहाँ से निकलना मुश्किल हो, इसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ओके, कि आपको बंद जगहों का डर लगता है। तो इसके सिम्टम्स क्या आता है? एंग्जाइटी। मतलब ये भी एंजाइटी का पार्ट है। हाँ, ये एंग्जाइटी, इसके प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स एंग्जाइटी रहेंगे। लेकिन जब ये चीज़ें आपको ज़्यादा इंपैक्ट करे तो आगे जाके ये हो सकता है कि आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी डेवलप हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ हैम्पर हो रही है ना। अगर आपको 18वें माले पे जाना है और आप लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो आप कितने बार ऊपर नीचे करेंगे स्टेयर्स से, है ना। कुछ लोगों को सिचुएशनल एंग्जाइटी ऐसी होती है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, वहाँ पे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है ना। कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी होती है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं बहुत शाय हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग ज़्यादा हो गए तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है और मैं फिर वहाँ से निकल जाता हूँ। ये सोशल एंग्जाइटी हो गई। कुछ लोगों को जनरलाइज्ड एंग्जाइटी रहती है कि दिन भर ही उन्हें हमेशा ये डर लगता है कुछ तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बहुत कॉमन चीज़ है हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी। सोशल एंजाइटी या सिचुएशनल एंजाइटी को नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है? टू सर्टन एक्सटेंट वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि डिसऑर्डर अगर वो इतनी बढ़ गई है कि आप सोशल हो ही नहीं पा रहे हो, मतलब सारा दिन वही चल रहा है, सारा दिन वही चल रहा है, आप सोशल सिचुएशंस को इतना अवॉइड कर रहे हो कि आपका काम नहीं चल रहा है। अगर मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम में हूँ तो मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, है ना। मैं अगर सेल्स मार्केटिंग में काम करता हूँ तो मुझे तो लोगों से मिलना पड़ेगा। मैं अगर एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ही जिसका काम पब्लिक में चलता है, तो किसी की शादी में इनवाइट आया तो मुझे तो जाना पड़ेगा लोगों से मिलने के लिए, कहीं पे कोई चीज़ की इनॉग्रेशन है मुझे जाना पड़ेगा। बट अगर मैं हर इस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ तो मेरा करियर कैसे चलेगा? एंड नाउ व्हेन दीज थिंग्स लीड टू सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, कि आपकी सोशल लाइफ भी हैम्पर हो रही है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ भी हैम्पर हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हैम्पर हो रही है या दोस्तों के साथ हैम्पर हो रही है, तब हम बोलते हैं कि ये डिसऑर्डर हो गया, अब इसे ट्रीट करना ज़रूरी है। क्योंकि अब ये स्टेज पे चले गया है कि इसे शायद दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, और एक बार दवाइयों से जब ये स्टेबल होने लगे तब हम फिर थेरेपी काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए ये टर्म बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है। मतलब ओवर थिंकिंग से वो सारे एलिमेंट्स या बैरियर्स हम जो कि इमेजिनरी हैं वो क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन पे, और उसमें फिर ट्रैप हो जाते हैं कि जैसे हाँ, हम क्लोज्ड की बात की कि क्लोज सिनेरियो के अंदर है तो Right. घबराहट आ गई, एंजाइटी हो गई। देखिए कैसा है ना, आज से 10-20 हज़ार साल पहले या 1 लाख साल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो गुफाओं में रह रहे थे, ठीक है। अब वो जंगलों में रह रहे हैं, उनको कॉन्स्टेंटली अलर्ट में रहना है कि कहीं से भी कोई शिकारी आ सकता है, कहीं से कोई एनिमल आ सकता है, कोई शेर आएगा, हाथी आएगा, तो मुझे तो अलर्ट रहना है। तो हमारी बॉडी ने ये अलर्ट रहना वहाँ से सीख लिया, ठीक है, क्योंकि देयर आर कॉन्स्टेंट थ्रेट्स एवरीवेयर, सो यू वांट टू बी अलाइव, राइट। तो अगर आप सो गए जंगल में जाके तो आप मर सकते हो, राइट। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कोई आके काट लेगा, मार देगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ से बॉडी ने ये सीखा है कि आई हैव टू बी अलर्ट। जब आप अलर्ट रहते हो तो आप सोते नहीं हो, आपकी नींद अपने आप कम हो जाती है। जब आप अलर्ट रहते हो तो आपको पता है या तो मुझे झगड़ना है, फाइट करना है, या यहाँ से भागना है, फ्लाइट करना है। मतलब रिस्पॉन्डिंग में रहूंगा मैं। हाँ, तो आप सर्वाइवल मोड में हो, हाँ, सर्वाइवल तो आप फाइट और फ्लाइट में चूज करना है आपको कॉन्स्टेंटली। अगर मेरे सामने एक कुत्ते का बच्चा आता है तो मैं तो झगड़ लूंगा, लेकिन अगर शेर आता है तो मैं भाग जाऊंगा, है ना। तो मेरा माइंड हमेशा ये फिगर आउट कर रहा है कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या लेनी है मुझे। तो इसके चलते अगर मुझे झगड़ना है तो भी मेरी हार्ट बीट रहनी चाहिए, मेरे हार्ट को उतना ब्लड पंप करना है, मेरी मसल्स को, मेरी जीआई को, मेरे स्टमक को उतना शुगर रेडी करना है मेरे ब्लड में पुश करने के लिए, तो मेरा ऑटोमेटिकली डाइजेशन बढ़ जाएगा, मेरे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन लगेगा, तो मेरा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, है ना, दोनों चीज़ों के लिए। तो ये जो पैटर्न है कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स आते ही बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में अपना अपना काम शुरू हो जाता है और दिमाग एक्टिव हो जाता है और कॉन्स्टेंटली ढूंढता है ये भी हो सकता है थ्रेट, वो भी हो सकता है थ्रेट, वो भी हो सकता है थ्रेट।
तो हम रूल आउट करते हैं कि नहीं इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसका ये चीज़ है मेन, इसको पहले हैंडल करते हैं। अब हम जंगलों से घरों में आ गए, ऑफिस में आ गए, लेकिन हमारे माइंड का जो वो रडार है डेंजर देखने का वो वैसा ही है, राइट। तो अभी हमारे फिजिकल डेंजर्स नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स बहुत सारे हैं, राइट। और वो सब साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स व्हाट इफ से शुरू होते हैं। व्हाट इफ ये हो गया तो, व्हाट इफ वो हो गया तो, और जैसे ही वो दिमाग में आता है बॉडी अपना रडार, बॉडी अपना सिस्टम शुरू कर देती है कि भैया रेडी हो जाओ, कुछ तो होने वाला है। यहाँ से एंग्जाइटी शुरू हुई है। तो एंग्जाइटी का काम है सर्वाइवल, लेकिन जब वो इतनी ओवरवेलमिंग सी हो जाए कि आप सर्वाइवल तो छोड़िए, आप मूव भी ना कर पाओ, आप एक ही जगह पे फ्रीज हो जाओ, तब वो बहुत ज़्यादा हो गई। और इसलिए फिर आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और सर, जैसे अगर मैं सिचुएशनल एंजाइटी की बात करूँ कि मेरे साथ अगर मान लो ऐसा नहीं है कि सारा दिन एंजाइटी है, कि जैसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन या एंजाइटी बोल रहे हैं, तो अगर मुझे जैसे स्टेज फियर है, मैं स्टेज पर जाने से मुझे पता है कि मुझे एंजाइटी होती है, मैं पब्लिक स्पीकिंग में नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए कोई हेल्प, कुछ टिप्स जो मैं कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ी देर काम रहना है या लंबी ब्रीदिंग करनी है तब, या मुझे अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैं क्या करूँ उस टाइम? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का तो मैं आपको ओपनली ये बताऊंगा कि मेरी भी एक लाइफ में एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि आई वाज नॉट अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। तो मेरे एक टीचर ने मुझे एक ट्रिक बताई थी कि आप डरते हो जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो। जब मैं लोगों के पास देखूँ, मुझे उनकी आंखों में कुछ दिखता है, मुझे ऐसा लगता है यार मुझे जज कर रहा होगा, या मैं सही तो बोल रहा हूँ, या मेरे कपड़े तो सही है, या मैं सही तो खड़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों को मत देखो, आप 4 कॉर्नर डिसाइड कर लो, आप उस रूम के 4 कॉर्नर्स को देख के आप बात करो, या फिर लोगों के फोरहेड को देख के या उनके बालों को देख के बात करो। तो आप लोगों को ये लगेगा कि मुझे नहीं, मैं शायद मेरे पीछे वाले को देख रहा है, लेकिन जो स्पीकर है वो मेंटेन तो कर रहा है आई कॉन्टैक्ट, है ना। और दूसरी ये चीज़ है कि जो पब्लिक स्पीकिंग का डर आता है वो हमारे अंदर कोई थॉट प्रोसेस चलते रहती है मोस्ट, या तो ये रहती है कि यार ये मुझे आता नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। इसमें लोग क्या सोचेंगे एक बहुत बड़ा थॉट चलते रहता है दिमाग में। 4 लोग क्या बोलेंगे, हाँ, 4 लोग क्या बोलेंगे, 40 लोग क्या बोलेंगे, 400 लोग क्या, जो भी लोग बैठे हैं क्या बोलेंगे, है ना। तो मैं अपने माइंड में इन चीज़ों को ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ कई बार कि लोगों ने मुझे बुलाया है ना बोलने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे, बोलने वाला तो मैं हूँ, है ना। तो आपको वो थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो थॉट चेंज होता है तो आपका एक्शन, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है उसके हिसाब से। बट अगर ये चीज़ बहुत ही परसिस्टेंट चल रही है देन डेफिनेटली आप किसी थेरेपिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करेंगे कि ये बिलीफ आया कहाँ से, थॉट आया कहाँ से, और इसके कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इसको कैसे डिकोड किया जा सकता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जा सकता है। तो मतलब माइंड डिस्ट्रैक्शन से आप एंजाइटी को कुछ लेवल तक आप कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर वो बहुत ही, जैसे हम कोर बिलीफ बोलते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग आपका बिलीफ है, मतलब कि आप वापस फिर वहीं आ रहा है, कि आप बचपन से वैसा फील करते आए हैं, बचपन से आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है, तो फिर वो थॉट जितने बार आपने सोचा है उतना वो कॉन्क्रीट होता गया। एक्चुअली जो इतनी कंक्रीट हो चुकी चीज़ उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। तो उसको तोड़ने के लिए आपको फिर थेरेपी वुड हेल्प। थेरेपिस्ट आपको मदद करेगा ये समझने में कि एक ये ब्रिज बन चुका है आपके दिमाग में। जब मैं यहाँ जाके खड़ा होता हूँ, मेरे दिमाग इस साइड में चलना शुरू हो जाता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो द थेरेपिस्ट वुड हेल्प यू टू क्रिएट अनदर ब्रिज, राइट। कि जब नया ब्रिज बनता है तो पुराने ब्रिज से अपने आप लोगों का आना जाना कम हो जाता है, और वो नया ब्रिज अगर एम्पावरिंग है तो फिर अपने आपको अच्छा फील होगा, आपको उतना कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ ठीक है, लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोगों को तो मैं पसंद आ रहा हूँ, लोगों को तो मेरी बात अच्छी लग रही है। तो ये अगर वो मेरे बिलीफ चल रहे हैं तो एवरी टाइम मुझे नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि सर आप बात करने आई हैं, तो मुझे तो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा अच्छा नहीं, लोगों ने लास्ट टाइम अप्रिशिएट किया था, मुझे अच्छा लगा था। तो पहला जो थॉट है वो ह्यूमिलिएशन और एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए चल रहा है कि अगर लोग मुझ पे हंसेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा, और मैं अपने आप को बुरा लगने से बचा रहा हूँ, इसलिए मैं वो वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। तो अवॉइडेंस बिहेवियर शुरू हो जाता है। तो उसको थेरेपी में हम कई बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर रीस्ट्रक्चर करते हैं कि ये थॉट अगर आपको एम्पावरिंग नहीं है, डिसएम्पावरिंग है, तो कैसे हम एक एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये है कि आपको जितना ज़्यादा वो एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतना वो बिलीफ भी बढ़ता जाएगा, राइट। क्योंकि मैं जाता ही नहीं हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं,
और फिर मैं इसी ख्याल को लेके चलता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं जाऊँ और मुझे पता चले कि लोग एक्चुअली सोचते नहीं हैं, तो उस एक्सपोजर से ये बिलीफ काफ़ी हद तक उसकी हवा निकल जाती है और फिर नया बिलीफ बनना शुरू हो जाता है। तो ये आई थिंक सबसे बेस्ट टिप है पब्लिक स्पीकिंग के लिए कि हमारा जो स्टेज फियर है उसको हम कैसे निकालें। फर्स्ट थिंग जो आपने मेंशन की कि 4 कॉर्नर्स या कोई भी पॉइंट जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो चूज़ कर लें। उसके बाद थोड़ा अपना साइकोलॉजिकल दें कि इन्होंने मुझे बुलाया, जैसे आपने अभी सजेस्ट किया, तो मेरे को सुनना चाहते हैं लोग, और जो गलतियाँ होंगी छोटी मोटी वो देखी जाएंगी। तो ये बेस्ट ट्रिप है आई थिंक पब्लिक स्पीकर्स के लिए। अगर 1-to-1 करना हो तो उसके फोरहेड हाँ। या उसके बालों को देखकर बात करें, आई कांटेक्ट थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे तो कंफर्टेबल। और कई बार हम अपने आप पे इतना फोकस करने लग जाते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे ये सोचते ही मैं खुद ही सोच लेता हूँ कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो मेरे एक टीचर ने मुझे ये भी बताया था कि जब तुम कहीं जाओ बात करने तो अपने बारे में मत सोचो, उनके बारे में सोचो कि मैं इन्हें क्या दे सकता हूँ, मैं मेरे आने से इनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, व्हाट कैन चेंज बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस। क्योंकि जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आपका स्पॉटलाइट अपने आप यहाँ से उधर चला जाता है ना, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे अच्छा आप ये सोचते हैं कि मैं इन्हें क्या दे सकता हूँ। और जब आप उस प्रवृत्ति से जाते हो तो अपने आप आपका अंदर का एक जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है वो कम हो जाता है, हमारा वाला बढ़ जाएगा। हाँ, और आप देने के लिए आए हो ना, तो आप कोई नॉलेज देने के लिए आए हो या फिर कोई बात बताने के लिए आए, तो आपका फोकस अपने आप उनके पास चला जाता है। सो इट इज़ मोर अबाउट व्हाट मोर कैन आई ऐड। तो ये चीज़ भी कई बार मुझे पर्सनली पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करती है। तो सर जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन और एंजाइटी में लोगों को स्लीप इश्यूज हो जाते हैं। हाँ। कि नींद कम आ रही है या नींद ज़्यादा आ रही है, तो एक्चुअली में स्लीप इश्यूज और मेंटल हेल्थ में क्या रिलेशन आपस में? अच्छा, देखिए स्लीप को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन, कि हमारी स्लीप इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि अगर जैसे अब ये कप रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसमें पानी डालना शुरू करूँ तो पहले पानी कहाँ जाएगा, कप में जाएगा। उसके बाद में वो पानी जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, बाहर आएगा, टेबल पे आएगा, है ना। तो ये कप है हमारा माइंड, वो पानी है स्ट्रेस, और ये टेबल है हमारा बॉडी। जब ये स्ट्रेस ओवरफ्लो होने लग जाए माइंड से तो ये बॉडी को अफेक्ट करने लगेगा, और बॉडीली फंक्शन है स्लीप। तो अगर स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो कई बार वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस में आने लग जाता है, क्योंकि आप मेंटली उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो स्लीप या तो बहुत ज़्यादा स्लीप या तो बहुत कम स्लीप, या तो रात में बीच बीच में उठना पड़ रहा है और फिर नींद नहीं आ रही है, या सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, मतलब फ्रेश नहीं लग रहा है, अभी भी थकान सी लग रही है। तो ये स्लीप इश्यूज़ होते हैं। इसलिए कि जब स्लीप नहीं हो रही है, तो जैसे मेरा फ़ोन है, अगर मेरे फ़ोन में मल्टीपल ऐप्स एक साथ में शुरू है तो क्या होगा, फ़ोन गर्म होगा, और अगर वो मुझे बैटरी ड्रेन होगी, और मुझे अगर उसको ठंडा करना है, उसको अच्छा फंक्शनिंग करना है, तो मुझे थोड़ी देर उसको बंद करके साइड में रखना पड़ेगा, है ना, उसको रिलैक्स रेस्ट मोड पे लाना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा उसके प्रोसेसर को। तो ये जो हमारा प्रोसेसर है इसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सब जो भी हो रहा है शरीर में, दुनिया में, सब प्रोसेस तो यही पे हो रहा है। अगर हम इसे रेस्ट नहीं देंगे तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, फिर मेरे फ़ोन में लैग आने लग जाएगा, फिर मेरे ऐप्स हैंग होने लग जाएंगे, फिर मुझे वो आधे टैब्स बंद करने पड़ेंगे। करना तो पड़ेगा ही आपको, अगर आपको उसको फंक्शनिंग कंटिन्यू रखना है। तो फ़ोन आप नया ले सकते हो ज़्यादा मेमोरी वाला, लेकिन ब्रेन तो लिमिटेड है ना, तो जो दिया है उसी को हमें ऑप्टिमली यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए स्लीप का फंक्शन ये है कि अगर स्लीप अच्छे से हो जाए तो सुबह उठने के बाद काम अच्छा होता है, मन फ्रेश रहता है, सुबह सुबह आपका काम में मन लगता है, आप कम देर में ज़्यादा काम खत्म कर लेते हो। वही आप एंड ऑफ द डे जब एग्जॉस्टेड हो तो आप उतना काम नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते आप एंड ऑफ द डे, डिसीजन फटीग बोलते हैं हम इसको। इसलिए हम बोलते हैं बड़े बड़े डिसीजन ना सुबह दिन के फर्स्ट हाफ में ले लो, जब आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, अच्छे से प्रोसेस कर लेगा चीज़ों को। लोग आजकल जोमेटो खोल के यही सोचते रहते हैं कि ऑर्डर क्या करना है, स्विगी खोल के यही सोचते रहते हैं कि कहाँ से ऑर्डर करना है। तो हम एक्सेसिव डिसीजंस दे रहे हैं अपने दिमाग को लेने के लिए, विच इज़ बिकमिंग एन ओवरलोड। तो स्लीप वुड हेल्प अस टू रिस्टोर, टू रीसेट दैट फंक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव मेमोरी, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव एनालिटिकल थिंकिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव ओवरऑल हमारा डिसीजन मेकिंग, तो हमारा प्रोडक्टिविटी। तो स्लीप एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। इसलिए मैक्सिमम जगहों पे, मैक्सिमम साइकेट्रिक इलनेसेस में स्लीप जब हैम्पर होने लग जाए तो हम बोल देते हैं कि ये ना वार्निंग साइन है कि अब ये बायोलॉजिकल की तरफ आ रहा है, अब ये थोड़ा लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, वो सब्सटेंस यूज़ हो, वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, वो ओसीडी हो,
वो डिमेंशिया हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो, हर जगह पे स्लीप हैम्परमेंट जब ज़्यादा होने लग जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये इसको ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। इसको डिमेंशिया भी सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि है ना, एक ओल्ड जनरेशन में इंडिया में बहुत परसिस्ट कर रहा है, बहुत लोगों को डिमेंशिया हो रहा है। तो जैसे आपने एक बताया कि स्लीप डिसऑर्डर डिमेंशिया के बड़ा कारण है, और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डिमेंशिया के? स्लीप डिसऑर्डर से डिमेंशिया होता है ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन डिमेंशिया में स्लीप इम्पेयरमेंट दिखती है। हर साइकेट्रिक डिसीज़ में स्लीप इम्पेयरमेंट कहीं ना कहीं होना शुरू होती है जब सीवियरिटी बढ़ती है। डिमेंशिया के बहुत सारे रीजंस हैं। डिमेंशिया एक तो मेजर रीज़न है जेनेटिक्स, हेरिडिटरी होता है कई बार डिमेंशिया, कि दादा परदादाओं में था तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। जस्ट बिकॉज वो जेनेटिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा, चांसेस है, क्योंकि बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर जब साथ में आ जाए तब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो भाई है जिनके फादर को डिमेंशिया था, वन स्टार्टेड यूजिंग सब्सटेंसेस, कि उसको अल्कोहल की आदत लग गई, वो 2-3 बार गिर गया, उसके ब्रेन को इंजरी हो गई है ना, उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो ये डिसीज़ प्रोसेसेस चल रही है, बाहर से आप टॉक्सिन्स दिमाग को दे रहे हो, तो इन सब से क्या होता है, ब्रेन का जो टिश्यू है वो धीरे धीरे उस वीक होने लग जाता है। उसका फंक्शनिंग उतना ऑप्टिमम नहीं चलता जितना एक दूसरा इंसान जो अगर काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, जो एकेडमिकली अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, जो एनालिटिकल काम करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रेगुलर पढ़ाई करता है, गेम्स वगैरह खेलता है जिसमें दिमाग लगता है, टीचिंग करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, एक हेल्दी लाइफ जीता है, उसका डाइट काफ़ी बैलेंस्ड है, उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ये सब चीज़ें नहीं है, इसके दिमाग को इतना प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ा, इसके दिमाग को इतना आई वुड से इंजरी नहीं हुआ है जितना पहले इसको हुआ। तो इसमें डिमेंशिया बिकॉज जेनेटिक्स है, इसमें डिमेंशिया के चांसेस और बढ़ गए, दूसरे वाले में इतने चांसेस नहीं बढ़े। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी ब्रेन का अगर हो जाए तो उसके बाद भी डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल जो है पैटर्न्स, उसका डेफिनेटली लिंक है। लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली है, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अगेन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें कैन प्रीडिस्पोज यू टू डिमेंशिया, बट नॉट नेसेसरली कि आपको डिमेंशिया होगा ही। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर ये सब चीज़ें करते हैं। प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी देखिए नॉर्मल एजिंग के हिसाब से भी ना फॉरगेटफुलनेस होता ही है। ओके, नॉर्मल एजेस में ठीक है, जैसे जितना आप सपोज भाग लेते थे, दौड़ लेते थे 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र, उतना आप आज नहीं कर पाएंगे अगर एक्टिवली अभी शुरू करेंगे तो। प्रैक्टिस करके शायद हम कर ले, राइट। लेकिन जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी का प्रोसेसिंग, फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होता जाता है। बचपन से बढ़ता है, एक एज में हम ऑप्टिमम इस पे रहते हैं, फिर वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों के घुटने घिस जाते हैं, है ना, वैसे जैसे घुटनों का फ्रिक्शन हो रहा है और घिस रहे हैं, वो एट्रोफी हो रही है, वैसे ब्रेन की भी एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। आफ्टर पर्टिकुलर एज आपका लिवर उतना अल्कोहल प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आपका हार्ट उतना ज़्यादा स्ट्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा, आपका ब्रेन भी धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर ये जब इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है कि मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, आप लोगों को पहचान नहीं रहे हो, आप जो काम करते थे रेगुलरली आप वो नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वहाँ पे हम बोलते हैं कि डिमेंशिया के सिम्टम शुरू हो गया। कॉग्निटिव जो काम है आपके वो हैम्पर हो रहे हैं, या फिर करने में स्पीड कम हो गई है आपकी, तो डिमेंशिया के सिम्टम शुरू हो गए। तो ये नॉर्मली भी होता है, बट अगर आप एक्टिव लाइफ जिए तो फिर चांसेस कम। आदमी थोड़ा बहुत भूल रहा है वो भी नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो इतना सिग्निफिकेंट हो जाए कि लोग घर से बाहर गए और फिर घर आना रास्ता ही भूल गए, या फिर उन्हें कोई काम बोला गया था और वही वो काम बार बार भूल जा रहा है, या लोगों को भूल जा रहा है, या फिर कहीं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने रखे वो आप भूल गए कि मैंने कहाँ रखे थे, दिन भर में ये भूलने की चीज़ बार बार हो रही है। तो एक डिमेंशिया में क्या होता है ना, इंसान अवेयर रहता है कि मैं भूल रहा हूँ, कि ये मेरा नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जिस इंसान ने एक एक्टिव लाइफ जी है, जिस इंसान ने ये अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाली है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म एट माई बेस्ट, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, माई सेल्फ एट माई बेस्ट। और ये कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एस्टीम को हैम्पर करने लगता है, इसलिए फिर डिमेंशिया में भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। टुवर्ड्स ओल्ड एज डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ ऐसी माइंड एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा है कि उसको थोड़ा डिले किया जा सके, जो प्रोबेबिलिटी जो जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहिए। उसके बाद में कॉग्निटिवली, कॉग्निशन मतलब थिंकिंग है ना, तो कॉग्निटिवली जो चैलेंजिंग टास्क है वो कीजिए।
चेस खेलते हैं लोग, दोस्तों से बात करते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह की, हाँ सुडोकू वगैरह, जिसमें दिमाग लगे, ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखना, नई लैंग्वेज सीखना, नया आर्ट सीखना, क्योंकि नई चीज़ें जब आप सीखते हो तो नया दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं, नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, हाँ, जो कि फंक्शनिंग अच्छी नए न्यूरोनल कनेक्शंस बनते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड एक्टिव रहता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन अगेन एज वुड एनीवे कैच अप, सो यू आर ओनली डिलेइंग दैट, यू कैन नॉट इंटायरली प्रिवेंट दैट। फॉरगेटफुलनेस होता है, कुछ लोग टिल द टाइम ऑफ देयर डेथ दे आर वेरी एक्टिव मेंटली, उन्हें डिमेंशिया का डी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, राइट। लेकिन कुछ लोग जैसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर्स अगर साथ में आते हैं तो इट कैन ऑलवेज प्रीडिस्पोज यू टू डिमेंशिया। मधु सर, जैसे आपने अभी बताया कि एक एज के बाद भूलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चीज़ों को हम रख के भूल जाते हैं, या हम बार बार चेकआउट करते हैं कि हमने लॉक किया कि नहीं किया, या मैंने चश्मा, लोग भूल जाते हैं सर पे लगा के मेरा चश्मा कहाँ ढूंढते रहते हैं। तो आपने इसके साथ कनेक्ट किया था कि अल्कोहल अगर कोई लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सिम्टम्स को वो एक्टिवेट करेगा डिमेंशिया के अंदर। तो उसमें अल्कोहल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? अब क्योंकि आज के टाइम में तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, पार्टीज़ में जाएं, कहीं भी जाएं, सोशल गैदरिंग में लोग अल्कोहल को सर्व करते हैं एज अ मतलब प्राइड और ऑनर की तरह। तो ये कितना बाउंड्री क्या है इसकी, मतलब कहाँ तक हम इसको लिमिट रखें? जो मैंने डिमेंशिया में बोला ना कि अगर आप कोई भी इसको हम अल्कोहल को हम सब्सटेंस को टॉक्सिन्स या सब्सटेंस बोलते हैं, कोई भी टॉक्सिन बॉडी में डाल रहे हो, कैनबिस हो जाए, अल्कोहल हो जाए, गांजा, चरस, ये अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी बॉडी में जाता रहा है कंसिस्टेंटली, तो वो दिमाग पे तो असर करेगा ही करेगा, राइट। ऐसा एक ब्रेन जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्राइम हो चुका है, उसमें डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत फ्रीक्वेंटली है, बहुत ज़्यादा है, जैसे हम अल्कोहल डिपेंडेंस बोलते हैं, है ना, एडिक्शन, तो उस इंसान में एट अ लेटर एज ये चांसेस रहते हैं। देयर इज़ नो, आई कैन नॉट से टेम्पोरली कि अल्कोहल ले रहे इसलिए होगा ही होगा, जैसे मैंने बोला मल्टी फैक्टोरियल है, बट अगर ये एक फैक्टर है तो ये फैक्टर एक पार्ट प्ले करेगा। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि अल्कोहल बहुत कॉमनली यूज़ होता है, जी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग मार्केटिंग की जा रही है अल्कोहल की, अलग अलग चीज़ें हैं देयर आर, एंड ना सिर्फ अल्कोहल, मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक झुंड देख लें यूनिवर्सिटी के बाहर, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, इट इज़ नॉट ओनली अल्कोहल, राइट। सब्सटेंसेस का क्या होता है ना, ये जो यंग एज है, एक चीज़ है पीयर प्रेशर, एग्जैक्टली, ठीक है, दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है? जो आज का जो यूथ है बहुत लोनली सा हो गया, बहुत डिस्कनेक्टेड सा फील करता है अपने आसपास के लोगों से, और एक एडोलसेंस में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि हमें लगता है कि यार माँ बाप हमें समझते नहीं है, दोस्त हमको समझ जाते हैं, दोस्तों को पता है हमको क्या चाहिए, और हम हमारे माइंड में ये लेके चलते हैं कि हम तो सही ही है, तो और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमको पता है, हम जो बोल रहे हैं वो करो, तो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है कई बार। तो बच्चे अपना स्ट्रेस कहीं रख नहीं पाते, दोस्तों से बोल नहीं पाते क्योंकि वो भी उसी में से गुजर रहे हैं, तो वो तो क्या ही बताएंगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, क्लोज कुछ लोगों के फ्रेंड्स होते नहीं है ना। तो ऐसे टाइम पे दे सीक रिलीफ कि स्ट्रेस कम तो नहीं हो रहा है, स्ट्रेस की फीलिंग तो कम कर ले कहीं से, और ऐसे टाइम पे कैनबीज या वीड, गांजा, अल्कोहल या अब LSD, बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस है जो लोग, वेपिंग अभी नया शुरू हो गया, स्मोकिंग शुरू हो, अभी यही पूछने वाला था कि वेपिंग जो है यंगस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा, तो ये सारे जो तरीके हैं वो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कोप करने के हैं। दूसरा ये भी है कि आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है, सेंस ऑफ, क्योंकि कई बार मूवीज़ में भी, सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें काफ़ी ग्लोरीफाई की जाती हैं, तो यंग माइंड वांट्स टू फील अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्राउड, वांट्स टू फील दैट आई हैव दैट सेल्फ वर्थ, और कई बार वो ऐसे प्रोजेक्ट की जाती है कि अगर तू शराब नहीं पीता है तो क्या ही मर्द है, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है ना। तो और अगर मैं एक ग्रुप से हैंग आउट मुझे करना है, अगर मुझे कॉलेज में जाना है, सब पी रहे हैं और मैं नहीं पीऊँ, तो फिर मैं तो बॉयकॉट हो जाऊँगा। तो ये बहुत सारे सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें होते हुए देखी है लाइफ में, है ना, ये सब चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, तो यहाँ ये बहुत कॉमन हो गया है, और एक्सेस भी कई बार बहुत इजीली मिल जाता है लोगों को, तो एक्सेस भी अवेलेबल है। एक क्यूरियोसिटी है कोई बच्चों में, क्या देखते तो है क्या होता है, ट्राई करते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि कई कॉलेज के बच्चे जो कॉलेज में ट्राई करते हैं वो फाइनल ईयर तक करते हैं, जॉब वॉब में आ जाते हैं, शादी वादी बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो वैसे ही रेगुलर होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, कई बार पता चल जाता है कि नहीं यार ये मेरे लायक नहीं है, या फिर ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वंस इन अ वाइल सुट्टा मार लिया, ठीक है, बट ये मैं रोज़ नहीं करने वाला हूँ,
राइट तो वो हर किसी का एक सेंस ऑफ कंट्रोल अलग अलग है उस चीज़ पे। तो देयर कैन बी क्यूरियोसिटी, देयर कैन बी स्ट्रेस, देयर कैन बी कंडीशनिंग सिंस चाइल्डहुड, देयर कैन बी पीयर प्रेशर, जिसकी वजह से लोग सब्सटेंसेस में चले जाते हैं। लेकिन अभी अवेयरनेस भी बढ़ रहा है ना, मूवीज़ आ रही है उड़ता पंजाब जैसी, जहाँ पे लोग स्पेसिफिकली उसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि टू शो द एक्सटेंट कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू चीज़ें कई बार एक्सपेरिमेंटेशन से होती है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता तो वो चीज़ आप अब्यूज़ की तरफ चले जाते हो कि उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका पैसा बहुत सारा, टाइम बहुत सारा उसमें चला जा रहा है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ें डिपेंडेंस की तरफ जाती है, जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं कि सर वो एडिक्ट हो गए, राइट। तो एडिक्शन के कुछ जैसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक फीचर्स है, कुछ क्राइटेरियाज है, अगर ये चीज़ें हैं तो मैं बोल दूंगा कि ये इंसान एडिक्ट हो गया। जैसे आप सुबह उठते ही आपको उस चीज़ की तलब होती है कि यार अगर मैं सुट्टा नहीं मारूँ तो मेरा पेट खाली नहीं होगा, राइट। अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मेरे हाथ कांपने लग जाएंगे। तो ये है विड्रॉल सिम्टम्स, कि जब आपके शरीर से वो चीज़ उतर जाती है तो आपका शरीर फंक्शन नहीं कर पाता, तो इसलिए आपको वो फिर से चढ़ाना पड़ता है ताकि आप फंक्शन कर पाओ। तो जैसे ही वो उतरता है विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल विड्रॉल होता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्रेविंग होती है। बायोलॉजिकल विड्रॉल होता है कि पेट साफ नहीं होता है, हाथ पैर कांपते हैं, सर दुखने लग जाता है। उसके बाद में टॉलरेंस मतलब पहले मैं 30 ml लेता था तो मुझे अच्छा लगता था, वंस इन अ वाइल लेता था, महीने में 1 आध बार या 2 हफ्ते में 1 बार, फिर वो हफ्ते में 1 बार हो गया, फिर वो हफ्ते में 3 बार हो गया, फिर वो हफ्ते में डेली हो गया, फिर वो 30 ml का 60 ml हो गया, फिर वो 90 ml हो गया, फिर वो 1 क्वार्टर 180 ml 250 ml। इंक्रीज होती है आपका अमाउंट उतना ही हाई, उतना ही किक फील करने के लिए, उतना ही रिलैक्स फील करने के लिए आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेंस, कि आपको टॉलरेंस डेवलप हो गया, इतने से अब कुछ नहीं होगा, अब वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ाते बढ़ाते आप इतना ज़्यादा बढ़ाने लग जाते हो कि फिर हाँ बॉडी पे तो इफेक्ट आएंगे, क्योंकि जो ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है उतना ज़्यादा अल्कोहल डालने को उतना लीवर को भी प्रोसेस करना पड़ रहा है उसको, किडनी पे भी जाएगा, है ना। तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स भी उसको एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये हार्म्स आपको दिखने लग जाता है। कई बार लोगों को समझता है कि यार नहीं मैंने पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, या इन्फेक्शंस हो गए, या ये शराब की वजह से विटामिन डिफिशियंसीज हो गई है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स आपको दिखते हैं। लेकिन डिस्पाइट दोज हार्मफुल इफेक्ट्स आप वो यूज़ परसिस्ट करते हो, कि आप काम पे भी जा रहे हो तो शराब पी के जा रहे हो, आप गाड़ी भी चला रहे हो तो पी के चला रहे हो, तो उसमें चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके चक्कर में कई बार लीगल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सोशल ऑक्यूपेशनल जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसके बावजूद डिस्पाइट द हार्म यू कंटिन्यू द यूज़। तो हमने विड्रॉल बताया, हमने आपको टॉलरेंस बताया, डिस्पाइट द हार्म्स यू आर कंटिन्यूइंग द यूज़। आप अपना मैक्सिमम दिन का टाइम इसमें बिताते हो कि वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, मैं उसे कैसे कंज्यूम करूँगा, या फिर मैं उसके इफेक्ट से कैसे बाहर निकलूँगा। तो आपका मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाता है। आप बाकी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हो, बाकी जो सब चीज़ें आपको जिसमें मज़ा आता था वो सब बंद हो गई। आप पहले पार्टी में जाते थे, नाचते गाते थे, आप थोड़ी सी शराब पीते थे, ठीक लगता था। अब आपका पूरा टाइम शराब में चला जाता है तो आप पार्टी में भी नहीं जाते हो, घर पे भी टाइम नहीं दे पाते हो, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हो। तो दिस कि आप पूरा मैक्सिमम टाइम आपका उसी चीज़ में जा रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ एडिक्शन, अ साइन ऑफ डिपेंडेंस। और आपका सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट तो हो ही रहा है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग आफ्टर दैट वन थिंग। अब्यूज़ कर रहे हैं तो कई बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि क्या मिला ये सब करके, 20 साल 30 साल के बाद में वो एडिक्शन लेके आते हो, बोलते सर कहाँ क्या मिला, बच्चा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, बीवी से झगड़े होते रहते हैं, बीवी छोड़ के चली जाती है बीच बीच में, अच्छी खासी जॉब थी, पहले मैं अच्छे पोजीशन पे था, अब मेरे फंक्शनिंग कम हो गई है, तो धीरे धीरे मैं जॉब कैपेसिटी कम हो गई, अब दिहाड़ी के काम करने पड़ रहे हैं, उसमें से भी जो पैसा मिलता है फिर वो भी शराब में चला जाता है, पैसा नहीं बचता, समाज में इज्जत नहीं बची। तो ये देयर आर सो मेनी वेज दैट अल्कोहल अफेक्ट्स यू, और एनी सब्सटेंस फॉर दैट मैटर अफेक्ट्स यू। अब्यूज़ के बारे में लोग जैसे ये भी कहते हैं कि मैंने 5 साल पहले करता था, मैं 5 to 6 ईयर्स मुझे रिकवरी में लगे। उसके बाद अगर वो पीछे देखता है तो उसे लगता है कि 5-6 साल में क्या हुआ उसे पता ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं एक्चुअली लाइफ में। वो रिहैब में रहा या कहीं भी रहा, और वो 5 साल के बाद आ रहा है, बच्चे उसका 3 साल का 8 साल का हो जाएगा, भाई की शादी हो चुकी है, उसकी फैमिली स्टार्ट हो गई है, माँ बाप थोड़े और बूढ़े हो गए हैं, तो वो लग रहा है कि ये पता नहीं फ्लैश बैक क्या हुआ मेरे साथ ज़िंदगी में। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लाइफ नहीं रुकती ना, लाइफ तो चलती रहती है। सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स जब वो आपको इतनी अफेक्ट कर जाए तो हम तब उसको एडिक्शन बोलते हैं, कि विड्रॉल आ रहा है, टॉलरेंस हो रहा है, आपको कांस्टेंट उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, आपको हार्मफुल इफेक्ट्स दिख रहे हैं,
आपकी लाइफ में, आपकी जॉब पे, आपकी सोसाइटी में, आपके हेल्थ पे, फिर भी आप उसको यूज़ करे जा रहे हो, आप उसी चीज़ के पीछे अपना वक्त बिता रहे हो, आप बाकी सब प्लेजरेबल चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी साइंस है जहाँ हम बोल रहे हैं कि एडिक्शन हो रहा है। और एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल का नहीं होता। एडिक्शन अब अभी एक नई टर्म आई है बिहेवियरल एडिक्शंस, कि कुछ बिहेवियर्स का आपको एडिक्शन हो रहा है। जैसे लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो आप स्क्रीन ही देख रहे हो, या फिर कुछ लोगों को गैम्बलिंग का एडिक्शन हो जाता है कि अच्छा लगता है, करते जाता है, फिर जो लॉसेस हो रहे हैं उसके बावजूद आप पैसे उधार ले के करते जा रहे हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अराउंड यंग एज आप ट्राई करते हो और कई बार आप उसमें अटक जाते हो। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सही टाइम पे ब्रेक लगाएं, सही टाइम पे किसी से बात करें, क्योंकि या तो आप प्लेजर सीख कर रहे हो, अच्छा लगेगा इसलिए वो चीज़ कर रहे हो, या तो आप अपने पेन को नम करना चाहते हो इसलिए वो चीज़ कर रहे हो। तो ईदर टू फील पॉजिटिव और टू रन अवे फ्रॉम नेगेटिव, एंड इन बोथ सिचुएशंस आई थिंक एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इज़ नॉट अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि वो आपको शॉर्ट टर्म में तो हेल्प कर देगा, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। शॉर्ट टर्म में डोपामिन मिल जाए कि वो लॉन्ग टाइम में उसके बैड इफेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो सर यंग एज में जैसे स्टूडेंट एज है, वो जब ये सब स्टार्ट कर रहा है, नॉट अल्कोहल ओनली, और भी ड्रग्स जैसे वीड वगैरह या कुछ भी ले रहा है, तो उसको वहाँ पर अगर काउंसलिंग दी जाए तो विदाउट मेडिकेशन क्या वो काउंसलिंग से भी छोड़ सकता है? डेफिनेटली छोड़ सकता है, डेफिनेटली छोड़ सकता है। एंड इसीलिए आप अभी देखेंगे कि मैक्सिमम कॉलेजेस में काउंसलर्स रखे हैं, साइकोलॉजिस्ट रखे हैं, ताकि लोग आके अपने प्रॉब्लम्स बता पाए। और बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे बच्चों में विल पावर होती है, बट कई बार ये सोशल सिचुएशंस जो है कि हाँ काउंसलर को तो मैं बोल दूंगा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फिर शाम में पार्टी है तो मेरे दोस्त लोग मुझे बुलाते ही नहीं अगर मैं ना पीऊँ तो आपको वो भी एक असर्टिवनेस आना चाहिए कि ये दोस्त नहीं तो मैं दूसरे एक अच्छे दोस्त बना सकता हूँ, राइट। तो कई बार आपकी जो इंटरनल पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं वो भी आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, जस्ट टू फील दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जस्ट टू फील दैट आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल। आप उन चीज़ों को, बिहेवियर्स को बार बार करते हो, तो बहुत सारे रूट से कई चीज़ों पे काम करना पड़ता है। एंड काउंसलिंग, थेरेपी आपको इन चीज़ों में मदद कर सकती है अपने आप को समझने में कि ये बिहेवियर किस थॉट प्रोसेस, किस इमोशन से ये बिहेवियर बार बार हो रहा है, और अगर मैं उसको एड्रेस करना सीख जाऊँ तो फिर मुझे इस बिहेवियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर राठी से अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। राठी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बिल्कुल सर, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और जानकारी मिलेगी अबाउट द मेंटल हेल्थ। और डॉक्टर साहब की सारी डिटेलिंग हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हम अपने व्यूवर्स से आशा करते हैं कि जिनको भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको डेफिनेटली शेयर करें आप उनके साथ में। डॉक्टर साहब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं। आई होप हम डॉक्टर साहब के साथ नया सेशन भी करेंगे कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।